हेलो फ्रेंड्स, जब कल बाज़ार खुलेगा तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ तो न्यूज़ रहेंगी कल जो न्यूज़ बाज़ार में प्रभाव डाल सकती हैं। हालांकि देखिएगा न्यूज़ का होता नहीं है ज़्यादा, आजकल ऑपरेटर या एल्गोज अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन फिर भी जो दो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली है रशिया टू रेज ऑयल एक्सपोर्ट ड्यूटी टू $21.4 टन फ्रॉम 1 सितंबर। तो सबसे पहली बात है कि रशिया ने जो है ऑयल ड्यूटी बढ़ा दी है। वो अब इंडिया पे भी एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि इंडिया का रशिया के साथ हो सकता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जिसमें ड्यूटीज़ की कंसेशन हो सकती है। बट अगर ये खबर है तो ये वास्तव में जो कच्चे तेल है उसकी महंगाई की तरफ संकेत दे रही है। और जो सबसे बड़ी खबर है हमारे लिए वो यही है कि जो 7.44 जुलाई की CPI यानी कि जो इन्फ्लेशन का डाटा है, कंज्यूमर रिटेल का जो डेटा है, वो ये बता रहा है कि महंगाई अभी चरम सीमा पर है। अब हम अगर बात करें तो ये जो इन्फ्लेशन है इसमें मुख्य भूमिका फूड इन्फ्लेशन की है। और देखिएगा, मैं इस लाइन से हटके एक और बात बताता हूँ। वर्ल्ड वाइड मैंने पहले भी चर्चा की है। देखिएगा, अगले 2 साल मुझे ऐसा लगता है कि शेयर बाजार में जो एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आएगा, जिस पर शायद अभी किसी की नज़र नहीं है, वो है फूड आइटम्स। मुझे ऐसा लगता है कि जो फूड आइटम्स हैं, जो नेसेसिटी के भी आइटम्स हैं, चाहे उसमें पल्सेस हैं, वीट है या बाकी जो भी आपके खाद्य पदार्थ हैं, चाहे उसमें सब्जियां हैं, इनके जो प्राइस हैं वो अभी भी इन्फ्लेट करेंगे बहुत तेज़ी से। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों की शॉर्टेज भी हो सकती है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर में चेंजेस हैं, इंडिया में भी जिस तरीके से पानी आ रहा है, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ना केवल इंडिया में बल्कि बाहर भी। तो मुझे लगता है कि जो ये जो चैलेंजेस हैं फूड रिलेटेड, अभी हालांकि हाल फिलहाल कोई ऐसी खबरें नहीं है, लेकिन आप पाएंगे, मैं आपसे तकरीबन 1 साल बाद फिर बात करूँगा, ये चैलेंजेस आपको आते हुए नजर आएंगे। और ये शायद स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज हो सकते हैं। ये फूड इन्फ्लेशन जो आई है ये भी एक कंसर्निंग फैक्टर है। तो RBI ने जो कंसर्न दिखाए थे, तो यहाँ से इस साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने की जो संभावनाएं बताई जा रही थी वो सब समाप्त हो जाती हैं। अब जो चैलेंजेस हैं वो भी आपके सामने आएंगे। देखिएगा, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बहुत ज़्यादा दिनों तक आप आर्टिफिशियली डिमांड नहीं कर सकते। इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो वास्तव में डिमांड पुल नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि डिमांड की वजह से आ रही है, नहीं। ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है कि भाई डिमांड बढ़ रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसलिए जो चीज़ें महंगी हो रही हैं। यहाँ पे डिमांड नहीं हो रही है, यहाँ पे जो नेसेसिटी है, जो मूलभूत चीज़ें हैं, उन चीज़ों की डिमांड हो रही है जो लोग रोज़मर्रा में जिस चीज़ों की ज़रूरत थी। और दिक्कत आ रही है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर कॉस्ट बढ़ गई है, किसान की कॉस्ट बढ़ गई है, तो वो अल्टीमेटली फसलों की कीमत में आएगी। फसल कम हो रही है जिसकी वजह से उसकी उत्पादन लागत बढ़ रही है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है, यानी कि डिमांड की वजह से, डिमांड तो जस की तस है लेकिन पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है और वहाँ से कॉस्ट बढ़ गई हैं। ये जो चैलेंजेस हैं ये इकोनॉमी के लिए ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ना, देखिएगा मैं पर्सनली बताऊँ आपको, अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है ना, वो शेयर बाजार के लिए अच्छी होती है, वो कंपनीज के लिए अच्छी होती है। भाई डिमांड आ रही है, महंगा माल बिक रहा है, आने दो और डिमांड आने दो। तो आप देखना, जब भी एक हाई इन्फ्लेशन इंडिया में रही है और उस इन्फ्लेशन के साथ साथ डिमांड वाली रही है, डिमांड पुल, इंडिया के बाजारों ने भी अच्छा किया है, इंडिया की इकोनॉमी ने भी अच्छा किया है और वर्ल्ड में भी अच्छा हुआ है। अगर आप केन्स की थ्योरी भी पढ़ने जाएंगे इकोनॉमिक्स में, तो एग्रीगेट डिमांड को अगर फुलफिल कर दे एग्रीगेट सप्लाई, तो इन्फ्लेशन जस की तस रहती है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई ना हो, तो क्या होगी कि आपकी डिमांड बढ़ गई और सप्लाई नहीं हो रही है, तो इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ जाएगी। तो सीधी सी बात यह कि कंजम्पशन तो जस की तस है, वो उस पेस से बढ़ रही है जितनी बढ़ रही है, लेकिन पीछे से सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है। और सप्लाई बढ़ भी रही है तो वो एक हायर कॉस्ट पे बढ़ रही है, जो एक बड़ा चैलेंज है इस CPI इन्फ्लेशन से। मैं केवल यही बता सकता हूँ आपको। इसके बाद निफ्टी बैंक जो बयां कर रहा है, आप इसके टेक्निकल सेटअप को देखोगे, बड़े प्लेयर्स ने बैंक निफ्टी के अंदर रिजल्ट के आने के बाद
जैसे ही बैंकों के रिजल्ट आए, आप सब लोगों ने देखा कि भाई बैंकों में बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अगर आप गौर फरमाएंगे उनके ट्रेडिंग पैटर्न पर या उनके इन्वेस्टमेंट पैटर्न पे, उनका एक डिसइन्वेस्टमेंट का फोकस रहा है। और निफ्टी बैंक अपने ऊपरी लेवल से तकरीबन 2200 पॉइंट आ चुका है अभी नीचे, जहां पर निफ्टी बैंक ने क्लोज दिया है। ये जो सेलिंग हो रही है ये बहुत धीरे धीरे हो रही है। इन्वेस्टर वाली जो सेलिंग है वो हमें ज़्यादा लग रही है इस बार, बजाय के ट्रेडर्स वाली। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक के अंदर जब बाजार जहां पर भी सेटल होगा, वो दायरा मुझे लगता है कि 43,400 से लेके 42,500 के बीच में कहीं पर भी मंथली एक्सपायरी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। आज की दशा में जो स्थिति बन रही है, जो आउटकम आने लग रहे हैं या जो रिजल्ट भी थे, उन सब को अगर हम देखें, और जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो स्लो हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कॉस्ट कुछ नीचे से, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें डिस्काउंटेड है। इसके अलावा जो भी हमारे स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको भी चैलेंज मिल रहे हैं, और स्मॉल कैप और मिड कैप की जो कंपनीज हैं, आप कहेंगे ना मेरे को कि लार्ज कैप महंगा है, मैं कहूँगा ना लार्ज कैप फिर भी ठीक वैल्यूएशंस पर है, वहाँ पर भी मुझे लगता है कि 10% तक की करेक्शन हो जाएगी लार्ज कैप में भी। और लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में ना इतना ज़्यादा बड़ी सट्टेबाजी हो रखी है, इतनी बड़ी सट्टेबाजी हो रखी है, मुझे ये लगता है भाई साहब ये जो रिटेलर्स के साथ जो ये बड़े महंगी वैल्यूएशंस पर शेयर्स जो है ट्रेड हो रहे हैं, नई नई स्टोरी पढ़ाई जा रही है। देखिएगा एक कंपनी है जैनसोल इंजीनियरिंग, उसके कल परसों रिजल्ट आए, मेरे पास 4-5 लोगों को कमेंट आया, भाई मैं आपको क्या बताऊं, वो वैल्यूएशंस ना जस्टिफाई नहीं करते। वो कह रहे सेल्स ग्रो हो गया, अरे वो सोलर में कंपनी है, उन्होंने जो पैसा है ना वो पैसा एक कंपनी में लगाया है जिसका नाम है ब्लू ईवी, जो है ओला की तरह जो है एक फ्लीट उन्होंने बनाई है जो दिल्ली एनसीआर में काम करती है। उनका नेटवर्क देखो, लेकिन फंड कहाँ से आया है? जैनसोल इंजीनियरिंग से। अब वो जैनसोल इंजीनियरिंग का पैसा आया है, मैं भी देख रहा था उसको रिसर्च में, वो दूसरी कंपनी में भी पैसा शिफ्ट हो रहा है, कंपनी अच्छा कर रही है, पर भाई वैल्यूएशंस देखो ना यार, 100 से ऊपर की पी पर शेयर ट्रेड कर रहा है, या आप क्या कमा लोगे? अरे भाई साहब आपको चूर्ण बेचा जा रहा है, सोलर ईवी, ये भाई वैल्यूएशंस देख लो एक बार, वो जस्टिफाई करेगी। और जब कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, यहाँ पे ध्यान रखना, जब जो चीज़ चलने वाली होती है कि भाई ये चीज़ चलने वाली है, इंडिया में जो पुरानी दिग्गज कंपनीज हैं, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे ऑटोमोबाइल्स में है, वो कंपनियां तुरंत एक समय के अंदर ही स्केल अप नहीं कर सकती। जो छोटी कंपनी अपने बिजनेस को, बड़ी कंपनी स्केल अप कर लेगी। मान लीजिए हम जैनसोल इंजीनियरिंग की बात करें, सोलर में प्रेजेंस आ गई, तो आप देखेंगे कि उसी तरीके से बोरोसिल रिन्यूएबल्स वाली जो कंपनी है वो अपना जो है स्केल अप कर लेगी, छोटी कंपनी रह जाएगी पीछे। इसी तरीके से वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी इशू हो सकते हैं। छोटी कंपनीज है, वहाँ की मैनेजमेंट को भी आपने देखना पड़ेगा, वहाँ पे उनके फंड्स को देखो कि उन्होंने पैसा कहाँ से कमाया और लगाया कहाँ पे, किस धंधे में। अच्छा, अब बात करते हैं जो उनका दूसरा धंधा है, उसकी ओनरशिप, हालांकि शेयर होल्डर आप सोच रहे हो कि जैनसोल इंजीनियरिंग का यहाँ पे है, आपको समझना है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे हजारों एग्जांपल हो सकते हैं, क्योंकि मैं जब स्टडी करता हूँ तो मैं जो चीज़ें आजकल मैं स्टडी करता हूँ तो मैं अल्टीमेटली आपके साथ तो कभी कभी शेयर करता हूँ। तो जैसे आज किसी ने सवाल पूछा था तो मैं उसको बता रहा हूँ। तो अभी वहाँ पे देखिएगा तो उनका ब्लू BLU नाम से जो है उनकी ईवी वाली जो गाड़ियाँ हैं वो उनका जो है फ्लीट चलता है यहाँ पे। अब उसका पूरा मैकेनिज्म देखो, उनकी ऐप जाके देखो, आपको पता चलेगा बिल्कुल, मतलब आप बुक करोगे भी, आधे घंटे बाद गाड़ी आएगी, उसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। चलो वो भी छोड़िए, ओला ग्रीन है, ऊबर ग्रीन है, भैया मार्केट शेयर खा जाएंगी। जैसे ही लगेगा ना कि भाई सेटअप हो गया, उनके पास 300 गाड़ियां हैं, ये एक ही बार में 5-4 गाड़ियां दिल्ली में उतार देंगी, और दिल्ली छोड़ो पूरा ऑल ओवर इंडिया उतार देंगी। तो आपको पेनिट्रेट करने वाली कंपनी भी देखनी है। आप ये सोच रहे हो कि नए सेक्टर में कंपनी आ रही है, भाई उस नई कंपनी में दूसरी कंपनी अभी ताक लगा कर बैठी हुई है कि अगर ये फॉर्मूला सक्सेसफुल हो जाता है हम भी आके इसमें सेंधमारी कर देंगे। तो आप ये सोच के बैठे हो कि भाई ग्रीन ओलेक्ट्रा ग्रीन वाली जो कंपनी वाली, उसमें सट्टा चल रहा है। मैं खुद कह रहा हूँ, एक दिन शेयर 100 रुपये ऊपर चलता है, एक दिन 100 रुपये नीचे होता है, 15% ऊपर जाता है, 15% नीचे जाता है। आप ऐसे शेयर्स में पैसा कमा सकते हैं बशर्ते कि आपकी किस्मत बढ़िया और आपको ये पता हो कि आपके अंदर पेशेंस है, कहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगा के काटनी है वो सौदा और कब उसमें आपने एंट्री करनी है। बहुत बड़े ऑपरेटर्स हैं, बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो ईवी में भी आपने रहना है, किसी में रहना है, तो ऐसी कंपनीज के साथ रहिए जो वेल एस्टेब्लिश्ड है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना इस समय पर जो अभी मैं देख रहा हूँ, जो बाजारों में मैं वैल्यूएशंस देखता हूँ कंपनी की, मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि रिटेलर्स के साथ
बहुत बड़ा धोखा होने वाला है और बहुत बड़ी धोखेबाजी हो रही है अभी भी। वो कंपनी आई शिफ्ट कर जाएंगी दूसरे बिजनेस में, उन कंपनी के शेयर प्राइस चले जाएंगे, ऑपरेटर दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर जाएंगे, सारा माल रिटेलर के हाथ में थमा जाएंगे। बहुत केयरफुली आपको ध्यान रखना है। और मैं ये देखिएगा पिछले 20 साल से देख रहा हूँ कि एक सेक्टर चलता है, उसमें सारे लोग आंधी की तरह भाई साहब अपना पैसा लगा देते हैं, कूद जाते हैं इसी में, वो सेक्टर शिफ्ट हो जाता है। अभी सब लोग कह रहे हैं नए रिन्यूएबल में जाना है। अरे भैया आपको समझ में नहीं आ रही ना, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियां जिनकी एक रीजनेबल वैल्यूशन है उसमें बैठे रहिए, वो ज़्यादा अच्छा ग्रो कर देगी। मैं डिस्क्लोजर कोई मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा। आपको ईवी में जाना है ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे टाटा मोटर्स, मुझे पर्सनली पूछोगे मुझे पसंद नहीं है। मुझे उसके सामने भाई साहब ज़्यादा अच्छा ईवी में ना, मुझसे अगर कोई पूछे ना बेस्ट प्ले क्या है, तो मैं उसको ये कहूँगा भाई जो इंडिया की वेल एस्टेब्लिश्ड बैटरी ऑपरेटेड कंपनी है जो बैटरी बनाती है उनमें चले जाओ। वैल्यूशंस देखो, अनफेयर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं 50-100 की पी पे चल रही है, 15-20-25 की पी, आगे की एक्सपेंशन देखो। और उसी सेक्टर के अंदर मुझे एक कंपनी हमने पहले भी जो है 1.5-2 साल पहले दीपावली पर जो है सजेस्ट की थी, उस कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। मुझे ऐसा लग रहा कि हालांकि अभी बहुत महंगी वैल्यूशंस पर है, पर अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक अच्छी खासी करेक्शन हो जाए तो वहां पर थोड़ा सा फोकस किया जा सकता है, क्योंकि वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, वो कंपनियां पुरानी है। तो इन्वेस्टर्स क्या होता है, जहां पर चाल चल रही है ना, जहां पर बड़ी चाल आती है दिन में, लोग सारे वहां पर कूद जाते हैं और लोगों को लगता है कि भाई यहीं पे पैसा बनेगा। और मैंने पास्ट में भी देखा भाई वहीं पे सबसे ज़्यादा पैसा ट्रैप होता है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब जो भी खरीदो ना, सस्ता खरीदने की कोशिश करो, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी खरीदो, मैनेजमेंट को भी आप फोकस करो, खाली आप पी वैल्यूशंस को मत देखो, आप सेल्स ग्रोथ को मत देखो, पहले ये देखिए कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी क्या है, उसका कैश फ्लो क्या है। भाई साहब इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो अब मैं आगे चर्चा करता हूँ कि जो चैलेंजेस अभी हैं। अब निफ्टी को किसने खींचा, आईसीआई बैंक ने, एक्सिस ने, कोटक ने, बंधन ने। और गिरावट किसने की, एसबीआई ने, एचडीएफसी बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, इंडसइंड बैंक ने और पीएनबी ने। चलो मैं भी आपको एक चर्चा यहीं से करता हूँ। देखो यहीं पे मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आप बंधन बैंक का लाइफ टाइम हाई जाके देखना कि क्या भाव है शेयर का, आज क्या भाव है और पिछले 5 साल में क्या हुआ है। भाई साहब इसका शेयर का मुझे एग्जैक्ट तो भाव याद नहीं है, पर मैंने इसको 650-700 में ट्रेड होते हुए देखा है। इसी तरीके से आरबीएल बैंक को मैंने 650 रुपये ट्रेड होते हुए देखा है। अभी तो आप देख लीजिएगा क्या भाव है। जैसे अब जिन शेयर्स में सट्टा लग रहा है ना, ऐसे ये शेयर्स दौड़ लगाया करते थे कि भाई इसको ये दौड़ते रहेंगे, लेकिन हुआ क्या, अब आपके सामने ये शेयर प्राइस में रोटेशन होती है, आपको उसको समझना है। इसलिए वैल्यूशंस बहुत काम की होती है। मैं तो आपको दिग्गज शेयर्स बता रहा हूँ जो अच्छे शेयर्स हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा बैकफुट पर आ गई है। उसके बाद डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने तो अच्छा नहीं किया, कल नेस्डेक ने बढ़िया किया 1% की तेजी। आज जो फुटसी का इंडेक्स है वो 1% की कमजोरी के साथ, कैक और डेक्स भी जो है आधा से 1% की कमजोरी के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी 19,434 पर बंद हुआ, फ्लैट था। रिलायंस ने संभाल लिया, इन्फोसिस ने संभाल लिया, आईसी बैंक ने संभाल लिया। आईटी जो है आएंगे अब आगे, क्योंकि जब बाजार गिरेगा तो आईटी संभालने की कोशिश करेंगे। ऊपर से डॉलर जो है 83 पर चला गया। अदानी इंटरप्राइजेज में न्यूज़ की वजह से कमजोरी थी, एसबीआई में भी उसी न्यूज़ का असर था। जेएसडब्ल्यू स्टील में मुझे लगता है कि फुली प्राइस्ड इन है और भी करेक्शन हो सकती है। एचडीएफसी बैंक में अभी जो है साइडवेज रहेगा जब तक अगले क्वार्टर रिजल्ट नहीं आए थे। अगले क्वार्टर रिजल्ट में गुडविल भी राइट ऑफ होगी, तो मुझे लगता है कि बड़े निवेशक इस बात को समझते हैं। बजाज फिनसर्व में भी जब से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अनाउंसमेंट हुई है, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस या ऐसी जो एनबीएफसीज है उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। तो जियो फाइनेंशियल्स की लॉन्चिंग का सबको इंतजार है, वो भी एक चैलेंजेस है। बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं थोड़ा सा ओवरसोल्ड आपको नजर आएगा टेक्निकल चार्ट पर, लेकिन फंडामेंटल बेसिस पर अभी और करेक्शन बाकी है मुझे ऐसा लगता है। निफ्टी की पुट कॉल रेशियो टेक्निकली ज़्यादा वीक नहीं लग रहा है, हालांकि वीकनेस है, लेकिन क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पुल बैक करता है वो हो सकता है, लेकिन अभी भी फंडामेंटली भी मुझे निफ्टी के अंदर भी ये उम्मीद है कि 5 से 8% की करेक्शन यहाँ पर भी आने वाले समय में मिल सकती है। मुझे अभी भी ओवर वैल्यूड लगता है ऑन द फंडामेंटल बेसिस। अगर आप मेरे से बात करेंगे कि निफ्टी के अंदर अगर एक दिन के चार्ट की बात करेंगे तो देखिएगा ये बना हेड, ये बन गया शोल्डर। बैंक का तो शोल्डर बन चुका है, थोड़ा सा शोल्डर और बनना है बैंक में भी, तो इसका भी शोल्डर बन सकता है। और मुझे लगता है कि इस महीने में 18,800 से 900 के दायरे भी आ सकते हैं। अभी मुझे कल के लिए बात करें यानी कि 16 अगस्त के लिए, तो मुझे लगता है कि साइडवेज ही बाजार शायद रहते हुए नजर आएंगे जब तक कि एक अहम लेवल नहीं तोड़ते। न्यूज़ फ्लो अब नेगेटिव हो गए हैं,
और ऊपर से जो चार्ट हैं वो भी थोड़ा सा डैमेज हो रहे हैं। इसके बाद भी अगर हम एक ट्रेंड लाइन भी देखें तो ट्रेंड लाइन आपको बता रही है कि भाई टेक्निकली निफ्टी नीचे के रहा जो है देख रहा है। और देखिएगा ये जो दायरा है, इस दायरे के अंदर, ठीक है, निफ्टी बैंक तो पहुंच गया है यहाँ पर, इस दायरे में निफ्टी का भी पहुंचना बाकी है। तो निफ्टी में भी जद्दोजहद रहेगी, लेकिन देर सवेर ये भी आना है यहाँ पे, और मुझे लगता है महीने के अंत तक इस दायरे में पहुंच जाएगा। इसके बाद निफ्टी बैंक के अंदर मैं कह रहा था कि इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा, अब इस बॉक्स में ही रहेगा शायद। अब जो आपको 43,400 के दायरे भी इस महीने के इस हफ्ते के अंदर फ्राइडे तक आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मुझे अभी लगता है सेल ऑन राइज वाली मार्केट रहनी है, और निफ्टी बैंक के अंदर अभी संकेत आपको कमजोरी के ही मिलेंगे। हर राइज एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती हुई नजर आएगी, लेकिन लगातार 4-5 दिन से गिर रहा है, तो हो सकता है कि कल थोड़ा सा आपको संभलता हुआ नजर आए। निफ्टी बैंक के अंदर भी अगर वीकली चार्ट पे बात करें तो वीकली चार्ट पे जो सपोर्ट मिलेगी वो भी हमें वही बयां कर रही है जो मैं अभी आपके साथ बात कर रहा था, 43,400। देखिएगा जब तक 43,400 है, जब तक बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल तरीके की करेक्शन होती रहेंगी। लेकिन 43,400 पे क्लोजिंग बेसिस पे नीचे क्लोज हो गया, बड़ा डैमेज आ सकता है, और उस केस के अंदर निफ्टी बैंक में 5% तक की, 4 से 5% की और करेक्शन भी हो सकती है टेक्निकली, अगर 43,400 को तोड़कर नीचे चला जाए। हो यहाँ पर जनरली मुझे लगता है कि ये पूरा हफ्ता 43,400 पे सपोर्ट लेके बिताना चाहिए, नीचे से बाउंस आना चाहिए, ऊपर से सेलिंग होनी चाहिए। लेकिन फिर भी टेक्निकली आप ध्यान रखिएगा 43,400 मेरे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल है इस हफ्ते के लिए। 43,400 टूट गया, कंप्लीटली सेल ऑफ आपको अगले 2 हफ्तों में देखने के लिए मिल जाएगा। वहां से बाजार 4 से 5% की बड़ी करेक्शन कर सकता है। ऑप्शन चेन के डेटा में ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आपके साथ चर्चा करूं। ऊपर की तरफ देखेंगे तो 19,500 पर थोड़ी सी कॉल राइटिंग नजर आ रही है, लेकिन जो कॉल राइटर्स हैं उसके सामने 19,400 पे जबरदस्त पुट राइटिंग भी आपको देखने के लिए मिली। बट राइटर्स अभी भी उतने एग्रेसिव नहीं है 19,400 पे, जो एग्रेशन है वो 19,300 पे। तो 19,300 कल भी एक अहम सपोर्ट की भूमिका निभाएगा, और 19,500 19,550 के आसपास बाजार के अंदर सेलिंग आती हुई नजर आएगी। ऑप्शन चेन के डेटा ये बयां कर रहे हैं। निफ्टी बैंक 44,000 के आसपास जो है घूम रहा है, और 44,000 के आसपास जो पुट राइटर्स हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव है। लेकिन आज कॉल रेटिंग थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, पुट राइटर्स कम थे आज। और यहाँ पर इसके ऊपर भी अगर हम देखें तो सारे 100 पॉइंट के ऊपर की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटिंग अच्छी है, लेकिन नीचे पुट राइटर भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो हमें लगता है कि जब तक 43,800 अभी कल के लिए होल्ड कर रहा है, तब तक हमें लगता है 43,800 के आसपास बाइंग, और 44,200 300 के आसपास सेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। एक नैरो रेंज में ट्रेड काम करेगा। बाजार अगर 42,300 के ऊपर टूटता है तो एक अच्छी खासी 500-700 पॉइंट का राइज आपको देखने के लिए मिल सकता है, चांसेस कम है। और नीचे अगर 43,800 टूटता है तो 400 पॉइंट का डाउनफॉल आपको 43,400 की तरफ बाजार जाता हुआ नजर आ सकता है। बट 43,400 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बियर्स ने 43,400 को तोड़ दिया और उसके नीचे बाजार होल्ड करा दिया 1 घंटे भी, तो एक तगड़ा वाला फॉल बाजार में आ सकता है, और एक नए ट्रेंड की तरफ बाजार डाउनवर्ड ट्रेंड में सिग्निफिकेंटली जा सकता है। और फिर वो जो है बाजार अगले 10-15 दिन के लिए कमजोर हो सकता है अगर 43,400 टूटता है। तो ये मेरा जो एनालिसिस था ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट था। हमारी पोजीशंस बैंक निफ्टी में हो सकती हैं, और दोनों साइड की पोजीशंस हैं, बट स्लाइटली हम मंदी की साइड ही ज़्यादा रहते हैं बैंक निफ्टी में। वैसी ही पोजीशंस अभी भी हमारी हैं। तो परसेंटेज टर्म्स में अगर आप बात करेंगे तो 25% लॉन्ग होंगे तो 75% हमारी शॉर्ट पोजीशंस होंगी, और वो जनरली हैज भी रहती हैं। तो जनरली हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैच करने की कोशिश करते हैं। तो एज अ डिस्क्लोजर मैंने आपके साथ ये सारी चर्चा की। और जो मुझे पसंद है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिएगा मुझे ना बाजार के अंदर सबसे खास बात ये है, बेशक से बाजार आपको ऊपर से करेक्ट हो चुका है, बट देखिएगा स्मॉल कैप, मिड कैप, जहाँ देखें ना मुझे वैल्यूएशंस बहुत ही महंगी लग रही है, और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी शेयर्स खरीदने की हमारी ना हिम्मत ही नहीं हो रही कि भाई कोई शेयर मिले तो सही भाव पे। रिजल्ट तो आते नहीं है, परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, शेयर प्राइस ऊपर है। हालांकि कुछ शेयर्स हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस में जो अच्छा कर रही है कंपनी, और वहाँ पर अभी भी हमारा पॉजिटिव आउटलुक है, और कुछ ऑटो एंसिलरीज कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आए हैं, और वो हमें लगता है कि अभी वो आगे भी जारी रह सकते हैं।
बट ज़्यादातर कंपनीज में हम देख रहे हैं 95% से ज़्यादा कंपनी अभी भी मुझे ओवर वैल्यूड नज़र आ रही हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ देखिएगा बाजार में तब आती हैं जब कम से कम 40 से 50% कंपनी आपको ऐसी वैल्यूशंस पे मिले जहां पर उन वैल्यूशंस को देख के मुंह में पानी आ जाए। तो वो स्थिति तो नहीं है अभी, और ऐसी स्थिति जब तक नहीं आती है तब तक मुझे लगता है कि निवेश करने के लिए भी सही समय होता है जब 20-25% कंपनियां आपको अच्छी वैल्यूशन पे मिलने लग जाएं और 40% कंपनी आपको अच्छी वैल्यूशन पे मिलने लग जाएं, तब तो फिर कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं होती, तब तो बाजार में अच्छे से कूद ही जाना चाहिए। बट अभी मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं है। अभी पैसा अपना संभाल के रखने का समय है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यही सुरक्षित कि अभी पैसा संभाल के रखने की ज़रूरत है। और जब वैल्यूशंस रीजनेबल हो, किसी भी कारण से बाजार की कोई अच्छी करेक्शन हो, वहाँ पर खरीदने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। उसका करिए इंतज़ार, तब तक अपने पैसे पे कमाइए ब्याज, या कोई और अच्छे निवेश आपको समझ में आ रहे तो वो करिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि निवेश ना पेशेंस का गेम है, और पेशेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा चाहिए इन्वेस्टर्स को। वैल्यूशंस तो चाहिए बट पेशेंस नहीं है ना, तो होता क्या कि मैं आपको जस्ट अपना ही एग्जांपल दे दूं। होता क्या कि बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जब उनके बैंक खाते में पैसे पड़े होते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं, उनका मन ललचाता रहता है, यार ये खरीद लो, ये खरीद लो। उनको लगता है इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ कभी नहीं आएंगी निवेश करने की, इन्वेस्टमेंट करने की। बट मैं आपको एक ज़िंदगी का उदाहरण देता हूँ। आपके पास पैसा होना चाहिए, निवेश के मौके हमेशा रहते हैं। ठीक है, आज से 10 साल पहले भी थे, 20 साल पहले भी थे, अगले 10 साल बाद भी होंगे। और मैं ये कह रहा हूँ आज भी होंगे, आज भी है। बट आज हमें जो हमारे प्रिंसिपल है उनके हिसाब से हमें महंगा लग रहा है, तो हम अभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का इंतजार कर रहे हैं। जब अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी तो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।